नमस्कार दोस्तों, फाइनली मोस्ट अवेटेड हिमाचल सेट 2024 सॉल्यूशंस हमारे पास आ गए हैं। मैं आपके साथ अभी पेपर सॉल्व करूंगा। साथ में मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, मेरी वायरल कंडीशन जो थी, वायरल की वजह से मैं 1-2 दिन लेट हो गया। फाइनली अब हम पेपर सॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, साथ में इसको नोट कीजिएगा बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस इज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन क्वेश्चन से रिलेटेड है वो ये है कि आपको ये क्वेश्चंस पेपर में मिलने के चांसेस हैं। So all the students who are preparing for NET exam, all the students who are preparing for other state exams, MPPSC, MP सेट एग्जाम, इन सारे एग्जाम्स से रिलेटेड अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखने हैं। यू हैव टू फोकस दीज क्वेश्चंस बिकॉज यू आर ऑल्सो हैविंग योर एग्जाम्स। तमिलनाडु सेट होने वाला है, मध्य प्रदेश सेट एग्जाम होने वाला है, तो यू कैन हैव दीज क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद दैट जून 2024 NET exam is coming. There are some questions which are really tough. So in this particular paper, I would say that 20 to 30% questions are having the UGC NET standard, but 80% paper was like easy. So अगर हम बोले कि 70-80% पेपर आसान है, जी हाँ 70 to 80% पेपर बहुत आसान है, बट 20 to 30 यानी कि 15-20 क्वेश्चन सच में ऐसे क्वेश्चन थे जो नेट के लेवल के हैं या एक्चुअली बहुत हाई लेवल हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लस टेक पेन एंड पेपर। पेन पेपर इसलिए ले लो बिकॉज विद माई सॉल्यूशंस ऑफ दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कशन ऑन आंसर्स आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू सम एक्स्ट्रा नॉलेज ताकि आपका नोट्स बन जाएं। इसी एक वीडियो में आपको बहुत सारे अननोन फैक्ट्स, की पॉइंट्स जानने का मौका मिल जाएगा। सो इन दिस वीडियो यू विल बी गेटिंग अ लॉट ऑफ नॉलेज फॉर योर कमिंग एग्जाम। इफ यू आर वॉचिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, सब्सक्राइब द चैनल। तो ये हमने पेन ले लिए और अब यहाँ पे चलते हैं। Which of the following abbreviations, so this abbreviation thing, referencing style stated below is related to citation in research. See, जब आप citations करते हैं या research में आप books के references, bibliography लेते हैं, तो आपको एक idea पहले से पता होगा कि MLA format आता है, Modern Language Associations का एक format आता है। ये पूछ रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा right pair है जिनमें सारी language associations के formats हैं। First of all, MLA is a common answer. तो हम फंस गए यहाँ पे। वाई? बिकॉज इफ यू थिंक MLA 7, MLA 9, एक समय था जब MLA 7 फॉर्मेट वॉज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फॉर्मेट, देन MLA 9 केम। अभी MLA 10 आ चुका है, लेकिन MLA 9 इज स्टिल वाइडली एक्सेप्टेड बाय टॉप यूनिवर्सिटी, सो वी आर डीलिंग विद MLA 9। नाउ इन द पैटर्न व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? सो द राइट ऑप्शन हियर वी हैव इज ऑप्शन बी। ये देखिए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, उसके बाद मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन है। मैं कुछ आपके लिए इंफॉर्मेशन भी ले लेता हूं ताकि मैं कहीं मिस ना करूं कुछ आपके लिए। यस, मॉडर्न ह्यूमैनिटीज रिसर्च एसोसिएशन है। तो MHRA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA एंड अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ये आपका राइट ऑर्डर है, ये आपका प्रॉपर आंसर है। अब जितने बच्चे नेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है, आपको MLA, APA ये प्रॉपर पढ़ना है खुद, MHRA इनकी डिटेल में जाना है कि किसने ये फॉर्म किया है, किसने स्टार्ट किया है, इसके अंदर होता क्या है, कौन कौन से रूल्स हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं या जो भी MHSS है, ये सारा आपको यहाँ पे इन डेप्थ में जाना है। तो आपको सेपरेट नोट्स बनाने हैं। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अस, या ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट हैं या करंट में अभी क्रैश कोर्स के स्टूडेंट हैं, ये हमने एज ए टॉपिक नोट कर लिया है। आज ऑफलाइन बैच के बच्चों को भी बताया था मैंने कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये मैं करवाऊंगा। तो अगर आप ऑलरेडी हमारे करंट क्रैश कोर्स में हैं, आपको ये सारी डिटेल, सारे टॉपिक्स प्रॉपर मिलेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम एग्जाम में अगर यहां से क्वेश्चन आया, यहां से आया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। खैर आगे चलते हैं, क्योंकि साथ साथ पेपर सॉल्यूशन देना भी जरूरी है। देखिए, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है यहाँ पे क्वेश्चन बी, और क्वेश्चन बी में हमारे पास जो ऑप्शंस आ रखे हैं वो है, ये पेपर में ये कह रहा है कि अगर आप साइटेशन करते हैं तो साइटेशन के समय आपको क्या क्या चीजें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग, जो आपकी साइटेशन है, अगर 3 और उससे ज्यादा ऑथर्स हैं अकॉर्डिंग टू MLA 9, 2 क्वेश्चन लगातार रिसर्च से आ गए हैं, राइटिंग से आ गए हैं, MLA फॉर्मेट से आ गए हैं, दे आर सेइंग कि अगर आपको साइटेशन करनी है, करेक्ट साइटेशन करनी है, और आपकी बुक में 3 से ज्यादा राइटर हैं या 3 राइटर हैं, तो आप क्या करें? तो दोस्तों, अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा राइटर्स होते हैं तो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन MLA 9 का एक सिंपल सा फॉर्मेट है, आपको एट ऑल यूज करना पड़ेगा। आज यही क्वेश्चन मैंने आज ऑफलाइन बैच में भी पूछा था कि किसी को आता है कि नहीं आता है। 2-3 स्टूडेंट्स ने तुरंत बोला कि सर एट ऑल यूज होगा। तो आपको यहां पे ये देखना है कि एट ऑल मीन्स एंड अदर्स, इसका मतलब होता है एंड अदर्स।
तो क्या यहां पे एट ऑल है किसी ऑप्शन में? ध्यान से देखिएगा, ये है एटसेट्रा ऑल, एक्सॉल, एट आल्टो, एट ऑल। ये है हमारा राइट आंसर, सेकंड का पहला राइट आंसर है। तो जैसे मैंने पहले बोला, ये आपको हम करवा देंगे, डोंट वरी, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे ये रहा। अब इन्होंने क्या किया है, एक कॉन्सेप्ट दिया है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट, डेवलप द आइडिया ऑफ इम्प्लीकेचर। सो अगर आपने इम्प्लीकेचर नहीं पढ़ा, इफ यू डू नॉट नो अबाउट द आइडिया ऑफ इम्प्लीकेचर, देन यू विल हैव सम इश्यूज विद दिस थिंग। The part of literal meaning of the utterance but inferred by the hearer on the basis of previous knowledge and conversational context। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये HP ग्रेस का डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इससे रिलेटेड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देता हूं, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये टर्म 1975 में कॉइन किया था, इसे थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेचर कहते हैं, इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इम्प्लीकेचर। इसकी पूरी डिटेल जो आपको है कमिंग लेक्चर्स में मिलेगी। The term was coined by 1975। आपका आंसर जो है वो ए है, और जो टर्म कॉइन हुआ है वो 1975 के अंदर कॉइनेज हुआ है। साथ में इनकी एक फेमस बुक है, फेमस बुक का नाम है सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। इनकी फेमस बुक का नाम है सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स। लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड है, लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। ये लिटरेरी थ्योरी लिंग्विस्टिक्स है, इसे सी बना दीजिएगा। लिटरेरी थ्योरी के लिंग्विस्टिक पोर्शन से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं साथ में। इसमें और भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जैसे कॉजल थ्योरी का रेफरेंस है और बहुत सारे रेफरेंसेस है मेरे पास। यहाँ पे मेरे पास ये भी रेफरेंस है कि द कॉजल थ्योरी ऑफ परसेप्शन 1961 का एक एसे था, और साथ में इसमें मूर्स पैराडॉक्स कॉन्सेप्ट भी है। तो जो इसको सेपरेटली पढ़ेगा, अगर आप इसको सेपरेटली पढ़ने जा रहे हैं तो आप मूर्स पैराडॉक्स भी पढ़िएगा। ये नेट के एग्जाम में भी आ चुका है। क्योंकि ये एडवांस चीजें हैं तो हम इसको क्लासेस में ही करेंगे, पेपर में नहीं कर पाएंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या किया है। आई बिलीव आपको पेपर दिख रहा होगा यहाँ पे। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर। अब इसमें यहाँ पे जो लॉजिक है वो ये है कि सिंपल से कह रहे हैं करेक्ट सीक्वेंस। अब करेक्ट सीक्वेंस के लिए यू जस्ट हैव टू रीड इट अगेन एंड अगेन, 3 to 4 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, क्या बात कह रहा है और क्या कहना चाहता है। तो समटाइम्स द प्रॉब्लम इज आपको फर्स्ट लाइन समझ नहीं आएगी कि फर्स्ट कौन सी सही है। लाइक इफ यू वांट टू स्टार्ट विद इट, क्या यहां से स्टार्ट होगा, या आई रीराइट, तो आई रीराइट तो स्टार्ट नहीं हो सकता, या माई नॉलेज, या आई हैव नेवर, कहां से स्टार्ट किया जाए। तो यहां पे आंसर कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आंसर डी है। फोर्थ, पहले सबसे पहले फोर्थ आएगा, फिर फर्स्ट आएगा, फिर थर्ड एंड सेकंड। ये मेरा नॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग डी ऑप्शन है। हो सकता है गलत भी हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग हैबिट कि आपने कितना पढ़ा हुआ है। तो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू मी स्ट्रांगली, मुझे लगता है ऑप्शन डी ही सही होगा। मैंने और अदर ऑप्शंस को सेट करने की कोशिश की थी, लेकिन इट्स ओनली डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है कि फेमस कैरेक्टर इन द फेमस स्टोरी द गोल्डन नेकलेस कौन है। तो देखो दोस्तों, ये जो कहानी है ना, ये फ्रेंच राइटर ने लिखी है, फ्रेंच ऑथर, और ये किड्स से बहुत कनेक्टेड था, गाय डी मपासा, गाय डी मपासा, द बेस्ट short story writer in French language. The diamond necklace is the story of this lady, Mathilde. She is actually a greedy woman. ये बहुत लालची है, arrogant है, egoistic है, and the entire story is about this woman. She is the heroine. आपको ये short story पढ़नी चाहिए. He is the French short story writer. So if you have not read French literature, in French literature nobody taught you the French short story writer. इट्स अ ब्लंडर। और ये नेट से हाई लेवल क्वेश्चन है, नेट से भी हाई लेवल है ये, यू हैव टू रीड दैट। फिर आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है यहां पे, जस्ट कम अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेरिकन राइटर्स हैज एक्सर्टेड ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ऑन महात्मा गांधी। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे एक राइटर डायरेक्ट आंसर है, ही इज योर डायरेक्ट राइटर। ही रोट अ फेमस वर्क सिविल डिसोबीडियंस।
आपको पता होगा सिविल डिसोबीडियंस के बारे में। सिविल डिसोबीडियंस। अब सो देखो, महात्मा गांधी वॉज डीलिंग विद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सो महात्मा गांधी's own आंदोलन, own movement, सविनय अवज्ञा आंदोलन was the same thing that was inspired from civil disobedience. So non-violent movement and other movements like that we will not cooperate, non-cooperation movement. These movements were actually inspired from civil disobedience by S.D. Thoreau. So he is the main direct influence on महात्मा गांधी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, during the research purpose of review, during the research the basic purpose of review of literature is, basic purpose क्या होता है रिव्यू का? तो देखो दोस्तों, बेसिक पर्पस के लिए पहले आप ऑप्शंस को रीड करो। यहां पे मुझे जरूरत नहीं पड़ी अपना दिमाग लगाने की, क्योंकि ऑप्शंस ही बहुत सारे गड़बड़ हैं। टू कॉपी द रिसर्च इन टोटलिटी, हो ही नहीं सकता, कॉपी करने को बोलेगा ही नहीं, ये तो बोल रहा है नकल करो, नकल करनी ही नहीं है। टू अवॉइड द रिसर्च ऑलरेडी डन, नहीं, जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है अगर हमने उसको अवॉइड कर दिया तो इसका मतलब फिर हम रिसर्च क्या कर रहे हैं। तो रिसर्च में तो जो अर्लियर रिसर्चेस हैं उनको माइंड में रखा जाता है ना, उन्हें तो देख करके, उनसे तो रेफरेंसेस लेकर के उनकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव किया जाता है, तो ये भी गलत है। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन राउंड, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद आता है टू फैमिलियराइज रिसर्चर विद वर्क ऑलरेडी डन, हाँ गलत तो नहीं है, ये सही लग रहा है। टू डिसहार्टन, दिल तोड़ देना, उदासीन बना देना, नुकसान, दुखी कर देना। द रिसर्चर टू परस्यू द रिसर्च, तो क्या रिसर्च का ये टारगेट होता है कि जो रिसर्च करने जाए उसे फ्रस्ट्रेट कर दें? ये तो नहीं होता है, तो ये आंसर भी नहीं है। तो दिस इज द सिंपल आंसर, आपका आंसर सी सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि आज विनीत सर थोड़ा अपनी एनर्जी नहीं डाल पा रहे हैं, तो दोस्तों मैं अभी वायरल में था 3-4 दिन कंटिन्यू, आपने मेरे कुछ पुराने वीडियो देखे होंगे, वायरल की वजह से मैं अपनी उस एनर्जी के साथ नहीं आ पा रहा जिसमें मैं आना चाहता था। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हाईलाइटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। सो मेरे पिछले पेपर सॉल्यूशन में आपने देखा होगा कि मैं अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी को लेके कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, तो यहाँ मैंने मैम से हेल्प ली, जो मेरे हमारे पेपर 1 के टीचर हैं, और उन्होंने मुझे जो ऑप्शन आइडिया दिया था, उन्होंने आइडिया दिया था, उनका आंसर ये था कि सर जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ऑब्जर्वेशनल मैथड से। तो आपका ये आंसर सही है। थैंक यू अंकिता मैम, आवर पेपर 1 एक्सपर्ट फैकल्टी। तो ये उनके तरफ से ये आंसर दिया हुआ है, नोटेड डाउन। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने मुझे काफी घुमाया। दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन ने मुझे कैसे घुमाया मैं बताता हूं। देखो, इस क्वेश्चन में जो ये 2 पैटर्न आ रहे हैं, ये दो जो हैं आके थोड़े कंफ्यूजिंग हो गए थे, बाकी एज इट इज सारे मैच होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने लिटरेरी थ्योरी पढ़ी है और आपको उसमें किसी ने भी फ्रेंच लिंग्विस्टिक्स या फिर फ्रेंच फॉर्मलिज्म या फर्डिनेंड डी सॉशर एंड नॉम चॉम्स्की पढ़ाया है, तो आपको ये जाना पहचाना लगेगा। अगर आपको ये सब चीज़ें कभी पढ़ाई ही नहीं गई हैं और फिर आप सोचते हो मैं हिमाचल सेट क्वालिफाई करूं, महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई करूं या नेट, तो आपको रियल सिलेबस पता ही नहीं है, आप अनजान हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स लिटरेरी थ्योरी को बहुत ही रटी रटाई लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, तो कई बार पढ़ाते भी हैं तो आपको समझ ही नहीं आता होगा कि वो क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखो ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने ब्लैंक्स का सहारा लिया है। समबडी कंसीडर्ड, यहाँ पे कितने राइटर्स हैं हमारे पास? चॉम्स्की एंड सॉशर, 2 राइटर्स हैं, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई एक राइटर पहले फिट होगा। अब दूसरी बात, फिर किसी चीज को, जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है लैंग पेरोल, लैंग पेरोल, लैंग पेरोल, इसका मतलब ये लैंग एंड पेरोल का क्वेश्चन है। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो विनीत पांडे तो बाकायदा ढंग से बताता है कि जब लैंग एंड पेरोल आए तो ये फर्डिनेंड डी सॉशर का कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को अपनी भाषा में लैंग्वेज कॉम्पिटेंस, लैंग्वेज परफॉर्मेंस के नाम से नॉम चॉम्स्की देता है। तो अब यहां पे अगर कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस होता, ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज एंड परफॉर्मेंस, तो ये होता चॉम्स्की का, लेकिन ऑप्शन में आंसर्स क्या है? क्लियर आंसर्स, पेरोल एंड लैंग, तो ये आंसर है सॉशर का। तो अब ये सॉशर का कंफर्म है, यानी कि ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए गलत। अब बी और सी, तो यहां पे आके मैंने काफी एक चीज को रिलेट किया कि ये जो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का इश्यू है ये क्या है। तो यहां पे ध्यान से देखना दोस्तों,
पैरोल जो है ना, पैरोल और ये लैंग, इसको एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में डिवाइड किया जाता है। इसको एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में डिवाइड किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट इज सम काइंड ऑफ रूल सेट अप समथिंग, सम काइंड ऑफ फिक्स चीज है। हालांकि मैं जानता हूं थ्योरी में डेप्थ में नहीं जा पाऊंगा इस जगह पे, बट एक पर्टिकुलर एक ऐसा पैटर्न जो थोड़ा अरेंज्ड है। जैसे आप जब पेपर पब्लिश करते हो तो इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट आता है, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चरल लैंग्वेज आ जाती है। कॉन्क्रीट इज व्हाट एग्जैक्टली इज दैट, हुआ क्या, एक्चुअली इसका मतलब क्या है। तो पैरोल जो है ना, पैरोल वो स्पेसिफिक है, लैंग जो है ना एब्स्ट्रैक्ट है। तो आपका राइट आंसर जो है वो बी होगा। लैंग जो है, जहां पे लैंग आएगा, पैरोल इज एब्स्ट्रैक्ट, लैंग इज कॉन्क्रीट। लेट मी जस्ट कंफर्म एंड चेक इट टू यू, क्योंकि इसको मैं बहुत डेप्थ में देख के गया था। सो हियर द आंसर वुड बी, या पैरोल इज स्पेसिफिक एंड लैंग इज एब्स्ट्रैक्ट, सो दैट इज कॉन्क्रीट एंड ऑल। आपका ऑप्शन बी सही है, यस, द ऑप्शन बी वुड बी राइट। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये सिंगल रिकॉर्डिंग है, कोई एडिट्स नहीं है, कोई कट्स नहीं है इसमें। मैं डायरेक्ट कैमरे के सामने हूं और मैं डायरेक्ट बस पेपर सॉल्व कर रहा हूं। जैसे रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। इसमें कोई एडिट्स, कोई कट्स नहीं है, जो है जैसा है आपके सामने। जैसे अभी आपकी स्क्रीन ब्लर हो गई है, दोबारा आपके सामने आ जाएगी। मेरे मूवमेंट से शायद ब्लर हुई होगी, कैमरे ने ऑटोमेटिक शूट किया होगा। टीचर्स देखिए, पहले सिर्फ टीचर्स थे, अब आफ्टर ऑनलाइन सिस्टम एंड ऑल सीखते सीखते कैमरे एक्सपर्ट भी हो गए, टेक्नीशियंस भी बन गए। सो चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। ये अच्छा क्वेश्चन था, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। चूज द कैरेक्टरिस्टिक विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। क्या ये सिस्टम ऑफ सिस्टम्स है? यस, हमारी भाषा क्या है? सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। पहला सिस्टम साउंड्स, फिर वर्ड्स, सो साउंड्स, वर्ड्स, इंटोनेशन, फोनेटिक्स, ग्रामर, सिस्टम ऑफ सिस्टम। सो यस, ये तो है। इट इज अ फॉर्म ऑफ सोशल बिहेवियर। यस, भाषा से समाज में हमें इज्जत मिलती है, तो हमारे सोशल बिहेवियर का पार्ट है ये। इट इज इंस्टिंक्टिव, नहीं, ये एक क्लियर रूल है। ह्यूमन लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव, इंस्टिंक्टिव नॉन है ये। इट इज स्पेसीज स्पेसिफिक एंड स्पेसीज यूनिफॉर्म, ये सही है, यस। लिंग्विस्टिक का, लैंग्वेज थ्योरी का क्वेश्चन है। टॉपिक जो इसका है इसे कहते हैं लैंग्वेज, ओरिजिन एंड थ्योरी। आपकी यूनिट 5 से क्वेश्चन है। क्रैश कोर्स के अंदर इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे। मैं आपको पूपू थ्योरी, डिंग डोंग थ्योरी, डाडा थ्योरी, लाला थ्योरी, टाटा, यो ही हो, ये सारी थ्योरीज पढ़ाऊंगा। स्टीफन क्रैशन के लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी पढ़ाऊंगा। बीएफ स्किनर के बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट्स को, इनको बकायदा पढ़ाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपको लैंग्वेज थ्योरी, लिंग्विस्टिक थ्योरी में करवाए जाएंगे। अब यहां पे आपको नॉलेज के लिए एक पॉइंट नोट करना है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए, तो उसको नोट कर लो। यहां पे पॉइंट नोट करना दोस्तों, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, बुक का नाम है, इट्स द नेम ऑफ द बुक, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट। पूरा लिखो, हाउ माइंड, द लैंग्वेज इंस्टिंक्ट, how the mind creates language, how the mind creates language, how the mind creates language. It is the name of the book, ये complete book का नाम है। The book has been written by Steven Pinker. So 1994 की बुक है स्टीवन पिंकर की। इसे नोट कर लो, ये जरूर पढ़ना है आपको। इसकी डिटेल्स में आपको क्रैश कोर्स में पढ़ाऊंगा। अगर आप अपने आप पढ़ सको तो द बेस्ट है। स्टीवन पिंकर की बुक है। इन दिस ही नेगेटेड, ही चैलेंज द आइडिया ऑफ नॉम चॉम्स्की. Noam Chomsky came with the idea, with support of C.K. Ogden, that all types of language have universal grammar. Universal grammar, net exam में question आ चुका है, the idea of basic English and all. So he said there is universal grammar, but he denied. So they can ask you, ये पेपर में question आ सकता है, that who denied the idea of universal grammar by Noam Chomsky? Steven Pinker in this book. इसको नोट कर लो, डिटेल में पढ़ लेना। साथ में इसने ये भी कहा था कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज वो जो है सिर्फ नॉट ओनली इन्वेंटेड है, इट्स नॉट ओनली इन्वेंटेड बाय ह्यूमन, लैंग्वेज इटसेल्फ इज इनेट। लैंग्वेज जो है अपने आप में एक इनबॉर्न क्वालिटी है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, एंड द क्वेश्चन नंबर 11 इज Anita Desai's famous work that has won Sahitya Academy Award. So all the students who have read and studied under my guidance, जिनको आज तक मैंने पढ़ाया है, रिमेंबर मैंने आपको क्लियरली कितनी बार कहा है कि अवार्डीज याद करके जाओ, साहित्य अकेडमी अवार्ड करके जाओ. तो यहाँ पे जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड याद है, जिसने अपने विनीत सर को सुना है, फायर ऑन द माउंटेन इज द डायरेक्ट आंसर. आपका डायरेक्ट आंसर है साहित्य अकेडमी अवार्ड अनीता देसाई. याद करो, आपको मैंने इनकी फेमस बुक्स पढ़ाई हैं, स्पेशली फास्टिंग फीस्टिंग, इन कस्टडी, वॉइसेस इन द सिटी, क्लियर लाइट ऑफ द डे. सो मेक श्योर फायर ऑन द माउंटेन भी पढ़ लो. साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर है अनीता देसाई, इज मदर ऑफ किरण देसाई. इनकी डॉटर भी राइटर है और बुकर अवार्ड विनर है. तो जो इसको नहीं जानता है प्लीज पढ़ो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरे वो दोस्त जो सोच रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं आता है, तो इसका मतलब आप एग्जाम के लिए दूर दूर तक तैयार नहीं हो. इसका मतलब आपको स्कूल्स और कॉलेजेस में ठीक से नहीं पढ़ाया गया, आपको कोई आइडिया नहीं दिया गया. नेक्स्ट, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ये आप इस पे इंफॉर्मेशन देख लीजिए. क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट है. तो जैसे ही मेरी क्लासेस वगैरह भी खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आज लिटरेरी थ्योरी की क्लास होगी. तो आज से क्रैश कोर्स स्टार्ट है. जिसको अभी भी ज्वाइन करना है, अगर आपको ये QR कोड स्कैन हो जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो. आपकी फीस जो है इसमें लिखी हुई है, 4000 आपकी फीस है. क्रैश कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो. ओके, ये आ जाओ, वापस आ जाओ. तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो क्रैश कोर्स के लिए. आप इसको स्कैन कर सकते हो. 30 डेज एक्सक्लूसिव कैप्सूल क्लासेस, 15 डेज PYQ होंगे. एंड इफ यू आर ज्वाइनिंग फॉर इंग्लिश, पेपर 1 विल बी फ्री. आपको पेपर 1 फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा. दिस इज योर फीस, दिस इज द QR कोड. आई विल जूम इट वंस अगेन फॉर यू. मैं आपके लिए फिर से एक बार जूम कर देता हूं. If you are not able to read this Zoom or your phones are not able to take it, then please WhatsApp on this number. इस नंबर पे आप WhatsApp कर सकते हो. इस नंबर पे WhatsApp करके आप ज्वाइन कर सकते हो. साथ में आप स्कैन करके डायरेक्ट पे कर सकते हो. अगर आप स्कैन करके डायरेक्ट पे करते हो तो आपको यहां पे अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजना है. इफ यू गो फॉर डायरेक्ट पेमेंट, देन सेंड योर स्क्रीनशॉट हियर. यू विल बी एडेड इन द फ्रेश बैच एंड विल ज्वाइन माय लेक्चर्स ऑन लिटरेरी थ्योरी. चलिए अब आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज हु इज द ऑथर ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया. सिंपल सा वर्क है, बहुत ज्यादा स्पेशल नहीं है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है. वेद मेहता है, डायरेक्ट है, अननोन सा क्वेश्चन. नॉर्मली वेद मेहता से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चंस जो है बाकी राइटर से आते हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग एंड स्टडिंग फॉर नेट एग्जाम, इस राइटर को ज्यादा पढ़ना, इसको ज्यादा पढ़ना, इसको ज्यादा पढ़ना. वेद मेहता इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रैंडम क्वेश्चन है. तो इसमें हिमाचल के बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये इन्होंने रैंडम क्वेश्चन डाल दिया है. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर 13 to 17. क्वेश्चन नंबर 13 to 17 दोस्तों जो क्वेश्चन है ये है पैराग्राफ से रिलेटेड. तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूं. पैराग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, ये पैराग्राफ है विलियम सिडनी पोर्टर का, द गिफ्ट ऑफ मागी से. तो हम सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं. तो जो पैसेज है वो शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड है. कहां से लिया गया है ये? गिफ्ट ऑफ मागी. बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी रिटन बाय विलियम सिडनी पोर्टर. वेरी इंपॉर्टेंट राइटर फॉर नेट एग्जाम. विलियम सिडनी पोर्टर. pseudonym, पेन नेम ओ हेनरी. ओ हेनरी, ये इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखना दोस्तों. अच्छा, विलियम सिडनी पोर्टर इज फ्रॉम अमेरिका. ये अमेरिका के नेचुरलिस्टिक राइटिंग से रिलेटेड है. इनकी फेमस एक नॉवेल है, नॉवेल का नाम है कैबेजेस एंड किंग्स. इनकी नॉवेल का नाम है कैबेजेस एंड किंग्स, जिसका टाइटल लिविस कैरोल से लिया है. कैबेजेस एंड किंग्स इज अ फेमस नॉवेल रिटन बाय दिस राइटर. तो इसको पढ़ लेना, और इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ओ हेनरी. गिफ्ट ऑफ मागी. गिफ्ट ऑफ मागी इज अ सिंपल स्टोरी. एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, देयर इज अ कपल. हस्बैंड wants a good watch and
वाइफ वांट्स अ गुड कॉम, उसे कंघी चाहिए होती है, तो और क्रिसमस आ रहा है एंड दे आर वेरी पुअर, सो द वाइफ गेट्स हर हेयर कट एंड सेल्स, वो अपने बाल कटवा के बेच देती है, और जो वो जिसको हस्बैंड को वॉच चाहिए, वो उस वॉच के बचे हुए पट्टे वट्टे वो उठा के बेच देता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए कंघी लाऊंगा. मीन्स दे बोथ आर ट्रू लवर्स एंड दे बोथ सेक्रीफाइस देयर ड्रीम्स फॉर ईच अदर. सो दैट्स अ ब्यूटिफुल लव स्टोरी. ये आपका डायरेक्ट आंसर है, शॉर्ट स्टोरी. द पैसेज बिलोंग्स टू अ शॉर्ट स्टोरी. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन एक्शन ऑफ द पैसेज इज. मेन एक्शन ऑफ पैसेज क्या है? एक्सचेंज ऑफ मनी, नो. एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, नो. एक्सचेंज ऑफ न्यू ईयर प्रेजेंट, नो. एक्सचेंज ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट, यस. क्रिसमस में एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए कर रहे होते हैं वो. इसके बाद है, मागी इज अ टर्म दैट इज यूज्ड फॉर. मागी किसके लिए यूज हुआ है? यूज्ड इन, कहां से रेफरेंस आता है? मागी आता है बाइबल में. द गुड पीपल, द गुड सेंट्स, उनके लिए आता है ये. इसके बाद आपका जो डायरेक्ट आंसर है, जिम एंड डेल. सो जिम एंड डेला द कपल, दे आर वाइजेस्ट. वो वाइजेस्ट क्यों हैं? तो इसके जो सिंपल आंसर्स हैं वो इंटेलेक्चुअल नहीं, नॉलेज वाली बात ही नहीं है, राइटर है ही नहीं. दे आर लवर्स हु सेक्रीफाइस, ये बेस्ट आंसर है. फॉर ईच अदर मोस्ट प्रीशियस थिंग्स, ये आपका डायरेक्ट आंसर है. गिफ्ट ऑफ मागी बाय ओ हेनरी इज अ वर्ल्ड क्लासिक बुक. तो अगर हम ये कहें कि क्या ये क्वेश्चन अननोन है बाहर से, नहीं, ये वर्ल्ड क्लासिक बुक है, बेस्ट शॉर्ट स्टोरी है, ये नॉर्मली आपको पढ़ना ही पढ़ना है. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे. मेरे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के जो स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी, कुछ भी नहीं करना दोस्तों. रोमांटिक लिटरेचर में वॉल्टर स्कॉट का लेक्चर चेक करो कि विनीत सर ने क्या पढ़ाया था. वॉल्टर स्कॉट वॉज द फर्स्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द नॉवेल हिस्टोरिकल. आपको बोला था ना, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल है. महाराष्ट्र सेट लास्ट पेपर जो मैंने सॉल्व किया था उसमें वेवरली से, हिस्टोरिकल नॉवेल वेवरली से पूरा आर्टिकल, पूरा पैराग्राफ आया हुआ था. एंड इन नेट एग्जाम देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाई हिज नॉवेल्स आर कॉल्ड वेवरली. इस तरह के क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, तो ये ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव इज वर्जीनिया वुल्फ्स अ रूम ऑफ वंस ओन इज बेस्ड ऑन. सो इसका डायरेक्ट आंसर है, अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो डायरेक्ट आंसर है विमेन एंड फिक्शन. एक्चुअली क्या हुआ, वर्जीनिया वुल्फ अटेंडेड 2 लेक्चर्स. इन्होंने 2 लेक्चर अटेंड किए थे, 2 लेक्चर्स. तो 2 लेक्चर जो थे वो कहां पे थे? एक तो एक सोसाइटी का नाम था न्यू हेम सोसाइटी. आई टेल यू द नेम्स, इसको ध्यान से देखो. जो लेक्चर अटेंड हुआ था वो हुआ था न्यू हेम आर्ट सोसाइटी. न्यू हेम आर्ट सोसाइटी. इसलिए नोट कर लो क्योंकि फिर अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा. न्यू हेम आर्ट सोसाइटी. और जो दूसरा था वो था इसका जोरदार नाम है, बहुत अच्छा नाम है इसका, ODTAA. ODTAA की फुल फॉर्म लिख लो, लिखना हो तो लिखो इसकी फुल फॉर्म. वन डैम थिंग आफ्टर अनदर. वन डैम थिंग आफ्टर अनदर. वन डैम थिंग, ध्यान से देखो, मतलब नाम देखो कितना अच्छा है. वन डैम थिंग आफ्टर अनदर. Both of these societies were dealing with feminism and the rise of women rights consciousness and these things. She attended these lectures here, was inspired by 2 particular female students, and this was the reason that women and fiction, ये lectures जहाँ पे collect होके publish हुए, this inspired Virginia Woolf. So please remember this thing. और अगर आपकी जगह मैं हूँ तो मैं ये ऑर्डरटा सोसाइटी अच्छे से पढ़ लूँगा. Now let's go for the next one. Question number B is here done. 19th क्वेश्चन पे चलते हैं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये. जोनाथन डॉलीमोर, नेट का क्वेश्चन है, कल्चरल मटेरियलिज्म से रिलेटेड है ये बंदा. ये आदमी जो है कल्चरल मटेरियलिज्म से रिलेटेड है. जोनाथन डॉलीमोर. जोनाथन डॉलीमोर एंड एलन सिनफील्ड. एलन सिनफील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्चरल मटेरियलिज्म. अगर आपने लिट थ्योरी और कल्चर स्टडीज को प्रॉपरली पढ़ा हुआ है तो ये दोनों से रिलेटेड है.
सी दे आर टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ परवर्स। ये सेक्सुअलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने परवर्ट वर्ड सुना होगा। ये परवर्स जो है, ये वर्ड जो है सेक्सुअलिटी से रिलेटेड है। और जोनाथन डॉलीमोर वाज आल्सो अ कल्चरल क्रिटिक। अब यहां पे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि वर्ड जो कॉन्सेप्ट ऑफ परवर्स है, फर्स्ट एक्सप्लोर बाय जोनाथन डॉलीमोर किस बुक में है? यहां पे देखो क्या चीज है। सबसे पहले ये एक्सप्लोर हुआ सेक्सुअल डिसिडेंस में, उसके बाद ये आता है डेथ, डिजायर एंड लॉस में। इन दोनों में आने के बाद ये सेम कॉन्सेप्ट डिस्कस होता है इसमें, सेक्स, सिटी एंड लिटरेचर में। तो टेक्निकली इन तीनों में डिस्कस है, लेकिन हमारा आंसर है ये, बिकॉज दे आर सेइंग फर्स्ट, पहली बार कहां डिस्कस हुआ। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर है। ये तीनों उसकी बुक का नाम है। आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया, सेक्सुअल डिसिडेंस। अब इससे रिलेटेड डिटेल्स नोट कर लो, जो आपको डिटेल्स दिख रही है यहाँ पे। द फर्स्ट थिंग, रेडिकल ट्रेजेडी 1984, सेक्सुअल डिसिडेंस 1991। तो ये तो 1991 की बुक है, इसको नोट करो, 1991 की बुक है। ये 1984 की बुक है। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक वी हैव, दैट इज 1998 एंड 2001। 1998 एंड 2001, विशफुल थ्योरी was connected to this book। तो इस बुक में एक थ्योरी भी आती है, उस थ्योरी का नाम है विशफुल थ्योरी। साथ में एक चीज और याद रखना दोस्तों, दोनों की फेमस बुक का नाम है पॉलिटिकल शेक्सपियर। 1994 नेट का क्वेश्चन है। इनकी एक बुक है, बुक का नाम है पॉलिटिकल शेक्सपियर। पॉलिटिकल शेक्सपियर 1994, क्वेश्चन ऑफ नेट एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। आइडिया ऑफ परवर्स में आपको क्रैश कोर्स में पढ़ा दूंगा। थ्योरी में परवर्स कॉन्सेप्ट क्या है, विशफुल थ्योरी कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको दोनों डिटेल में मिल जाएगा। यू डोंट हैव टू वरी, सेपरेटली पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आपके लिए पता नहीं, आई डोंट नो आपके सिलेबस में है या नहीं है। रेडिकल फेमिनिज्म वी ऑल नो अबाउट, बट रेडिकल लेस्बियन फेमिनिस्ट, जी हाँ दोस्तों, मैरी डेली इज द फर्स्ट एवर राइटर हु ओपनली एडमिटेड दैट शी इज अ लेस्बियन फेमिनिस्ट ऑथर। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बच्चे, याद करो कैरल एंड डफी। आपको मैंने कैरल एंड डफी पढ़ाई थी, जो करंट डे पोएट लॉरिएट थी। कैरल एंड डफी, पोएट लॉरिएट, फीमेल, ओपन लेस्बियन फीमेल पोएट लॉरिएट इन हिस्ट्री। साथ में दूसरी चीज मैंने आपको यह भी पढ़ाया था दैट हर नियरेस्ट कंपटीशन फॉर पोएट लॉरिएटशिप वाज इम्तियाज धारकर। रिमेंबर द राइटर ऑफ पर्दा, इंडियन लिटरेचर, इंडियन पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। बट देन इम्तियाज धारकर डिनाइड टू बिकम पोएट लॉरिएट and Carol and Duffy became poet laureate. Yes, there is a proper group of lesbian feminist writers. If you did not know it, note it down. विनीत पांडे के साथ पेपर सॉल्व करने का ये बेनिफिट है, आपको बहुत सारा वो नॉलेज मिलेगा जो एग्जाम के हिसाब से है। लेवेंडर, मेनेस, और ऐसा नहीं है कि आपको मैं पेपर सॉल्यूशन में पढ़ा रहा हूं, ये नए कॉन्सेप्ट आज सुबह ऑफलाइन बैच में करवा चुका हूं। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट ऑफलाइन बैच। कुछ भी नया होगा ना, आई विल कैरी माई पेपर, आई विल कैरी द प्रिंट आउट, आई विल कैरी द कॉपीज, आई विल गो टू माई ऑफलाइन बैच, आई विल टॉक टू देम फेस टू फेस। उनके सामने फेस टू फेस बता दूंगा ये अपडेट है, ये एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, ये पेपर आया था, इस पेपर में ये टफ क्वेश्चन है, उनको आपसे पहले इंफॉर्मेशन मिल गई। लेवेंडर मेनेस इज एन अनऑफिशियल ग्रुप ऑफ लेस्बियन फेमिनिस्ट राइटर। अनऑफिशियल ग्रुप ऑफ लेस्बियन फेमिनिस्ट राइटर्स। बाकी राइटर्स की भी अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो फेमस राइटर्स हैं ऑड्रे लॉर्ड, शीला जैफरी, रीता माय। ऑड्रे लॉर्ड नेट में आती है तो इसको पढ़ लो, ऑड्रे लॉर्ड, ऑड्रे लॉर्ड, रीता माय। रीता माय, थोड़ी आवाज मेरी जाने लगी है वायरल की वजह से, वायरल नहीं चाह रहा मैं पेपर सॉल्व करूं। और शीला जैफरी। इसके अलावा और भी हैं जैसे एड्रिन रिच। दीज आर ऑल्सो फेमिनिस्ट लेस्बियन राइटर्स। यू कैन नोट इट डाउन, इनके नाम नोट कर सकते हो। बाकी वी नो अबाउट मैरी वॉल्स्टनक्राफ्ट, हाइना इन पेटीकोट बोलते हैं, दिस इज योर राइट आंसर। केट मिलेट, केट मिलेट के बारे में हम जानते हैं, राइटर ऑफ सेक्सुअल
पॉलिटिक्स, मैरी सीटन इज अ पॉलिटिकल राइटर नॉट अ फेमिनिस्ट राइटर, इनका फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं है. नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट राइटर. The next writer we have here, the next question we have here is question number 21. When symbols are used to represent words in language and they are described as example of word writing called, जब word writing pattern को आप use करते हो, they are simply called, क्या वो holograms हैं, क्या वो pictograms हैं, क्या वो logograms हैं, कौन से grams हैं? तो जब images or symbols are used as words, they are simply called logograms. आपने देखा होगा टॉयलेट्स में लिखा होता है ही एंड शी. इजी एग्जांपल दे रहा हूं आपको. अगर ही और शी ना लिखे तो टॉयलेट्स के आगे, तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे एक आदमी एक औरत बना देते हैं ना. मेरी ड्राइंग बेकार है, आपको पता है. वन इज अ बॉय, वन इज अ गर्ल, राइट. या फिर दे हैव देयर ओन वेज ऑफ शोइंग यू. सो व्हेन द इमेजेस स्पीक, you are walking, school है, so there is a walking image, that is logograms. When your language words are conveyed by the images, that is logogram. in detail आपको ये पढ़ना होगा, ये आपका लैंग्वेज का क्वेश्चन है. इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे. द लेक्सिकल रिलेशन बिटवीन बैंक एंड बैंक. बैंक माने रिवर भी होता है, बैंक माने बैंक भी होता है. तो व्हाट इज द लेक्सिकल रिलेशन? वन वर्ड, सेम वर्ड, टू डिफरेंट मीनिंग. लाइक इन लिटरेरी डिवाइसेस वी कॉल इट पन, बट इन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, इन लैंग्वेज स्ट्रक्चर, व्हाट डू वी कॉल इट? सो अगर हमारा दोनों वर्ड सेम है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग हैं, तो हमने क्या बोले? सिनोनिम्स? नो. होमोनिम्स और हाइपोनिमी और मेटोनिमी. क्या हम उन्हें होमोनिम्स बोल सकते हैं, दो वर्ड जो एक जैसे लगते हैं? यहां तो ऑलरेडी एक जैसे हैं. फिर द राइट आंसर इज हाइपोनिमी. और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो भी दे देता हूं साथ में. इसमें आपको एक चीज याद करनी है, हाइपोनिमी के साथ साथ हाइपरनिमी भी आता है. एक और कॉन्सेप्ट भी आएगा हाइपरनिमी के साथ. ये तो हाइपोनिमी है, एक हाइपरनिमी भी है. ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज से लिए गए हैं, तो ये आपको पढ़ना होगा. आपको इसके साथ सिनोनिम्स क्या है या मेटोनिमी क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी होंगी. सेट एग्जाम के अकॉर्डिंग तो हाई लेवल है, इतना हाई लेवल नहीं डालना चाहिए था पेपर में, बट यस दिस इज देयर. ये चाहते हैं सब पढ़ के जाओ, बस कुछ भी मत छोड़ो, चाहे खुद जो पेपर सेटरों को ढेला नहीं आता होगा. अब देखो यहां पे, हु इज द फाउंडर ऑफ शिकागो स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म? ऑनलाइन ऑफलाइन बैच, पुराने स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी करेंटली ऑनलाइन ऑफलाइन में थ्योरी स्टार्ट नहीं हुई है. वी आर गोइंग टू स्टार्ट थ्योरी. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नियो अरिस्टोटेलियंस. शिकागो स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड नियो अरिस्टोटेलियन राइटर्स. नाउ दीज आर द राइटर्स हु स्टार्टेड under this man, R.S. Crane, Professor R.S. Crane, and his literary group was called Friends Group. अपने लिटरेरी ग्रुप को फ्रेंड्स ग्रुप बोलता था. 1930s में स्टार्ट हुआ था फ्रेंड्स ग्रुप. ये they can ask you who used to call his literary circle friends group? R.S. Crane. So it was started by R.S. Crane. Your direct answer is R.S. Crane. इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दे देता हूँ. You can just add on these points here. Ronald Salmon Crane. He used to call his friends the group of friends, and he's also called Neo-Aristotelian. His famous book History versus Criticism is the first book of this group. इनकी बुक का नाम है हिस्ट्री वर्सेस क्रिटिसिज्म. दैट्स अ फेमस book in this group. Then we go for the next question. Question number 24. It's very easy, as you all are my students that have already read these questions. So याद करो, जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे पढ़ चुके हैं T.S. Eliot. Dissociation of sensibility is a literary term that is connected to. See, the idea of dissociation and unification of sensibility comes in Metaphysical Poets 1921. Metaphysical Poets 1921.
ऐसे का नाम है 1921 के अंदर पब्लिश होता है, द मेटाफिजिकल पोएट्स। बाकी सबके टाइमिंग्स नोट कर सकते हैं सो दैट वी कैन सेव योर टाइम। बाकी सबके टाइमिंग्स नोट करो। फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म 1957, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट 1919, and poetry and drama. Poetry and drama is by 1951. These are some different works. In Frontier and Criticism, T.S. Eliot called New Criticism lemon squeezer. T.S. Eliot is also the member of literary theory. He called it lemon squeezer. The next one we have, who among the following has given the concept of emotive and scientific? Direct answer, I.A. Richards. I.A. Richards has given the two different types of idea of languages. I.A. Richards has written about meaning of meanings, practical criticism. He is the most important writer who is connected to new criticism. Let's write about something about I.A. Richards. First thing, he talks about two uses of language, which is emotive and scientific. Second, his famous work, The Meaning of Meaning, 1923, deals with the idea. 1923, meaning of meaning. Meaning of meaning. And I think my health again is not supporting me to continue the lecture in proper way. So I will give you direct answers and move forward. मैंने AC चलाया हुआ था तो ये थोड़ा शायद मेरे दोबारा से ट्रबल कर रहा है। तो गाइज थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, एक्सप्लेनेशन कम हो जाएगा क्योंकि मुझे एनर्जी बचानी है। अभी मुझे क्रैश कोर्स को भी क्लास देनी है, थ्योरी की, उनको थ्योरी की क्लास देनी है, तो आई हैव टू सेव माय एनर्जी। चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड फिनोमिनोलॉजी इज द साइंस ऑफ द एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस? फिर से बोलूंगा, जो मेरे स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं, चेक द थ्योरी फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन। याद करो, रिमेंबर, मैंने आपको हंसी मजाक में कहा था कि व्हेन यू रीड and you are not able to recall, आप पढ़ रहे हो लेकिन याद नहीं हो रहा, it means this is not your phenomena. The theory of phenomenological reduction. मेरा दूसरा एग्जाम्पल था कि अगर आप मार्केट में किसी दोस्त को देखते हो और आप पहचान नहीं पा रहे हो, it means it is not your phenomena. जी हाँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। If you have read the theory of phenomenology, तो ये आपको पता होगा कि डायरेक्ट आंसर है, दिस मैन डील्स विद द आइडिया ऑफ फिनोमिनोलॉजिकल रिडक्शन थ्योरी और द लीप ऑफ फेथ कॉन्सेप्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। ठीक है, अब मेरे पास इनकी डिटेल्स है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माय हेल्थ एक बार मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहां पे देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग स्टेटेड मिथ कैन नॉट पॉसिबली बी एन ऑब्जेक्ट, अ कॉन्सेप्ट, एन आइडिया, एन मोड ऑफ सिग्निफिकेशन। मिथ की बात कर रहा है, रोलैंड बार्थ्स माइथोलॉजीज से लाइन ली हुई है। रोलैंड बार्थ माइथोलॉजीज, राइट आंसर, रोलैंड बार्थ फेमस राइटर और बुक का नाम है माइथोलॉजीज। माइथोलॉजीज का मैं आपको टाइमिंग आई विश बता सकता हूँ, 1970s के आसपास है ये। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये तो वी ऑलरेडी हैव टॉक्ड अबाउट, जिसको भी दोबारा देखना देख लीजिएगा। क्रैश कोर्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू ज्वाइन। इन रिसर्च में फिनोमिनोलॉजी जो है उसका क्या मतलब है? क्या वो पॉजिटिव सैम्पलिंग में आती है, या जो रिसर्च की फिनोमिनोलॉजी है वो किससे कनेक्टेड है? तो यहां पे आपको मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, क्वालिटेटिव रिसर्च से कनेक्टेड है। क्वालिटेटिव रिसर्च, ये आपका डायरेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद मेथड ऑफ रिसर्च? इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो रिसर्च से नहीं चलती है? सी, सर्वे चलता है, हिस्टोरिकल एंड ऑब्जर्वेशन। रिसर्च नीड्स सर्वे, रिसर्च नीड्स हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, रिसर्च नीड्स ऑब्जर्वेशन, बट रिसर्च डजंट नीड फिलॉसफी। फिलोसॉफिकल रेफरेंसेस रिसर्च में इवेल्युएट होते हैं। फिलॉसफी और साइंस दो अलग चीज है, रिसर्च इज मोर साइंटिफिक। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, Which of the following works by Baudrillard? Baudrillard का कौन सा वर्क है which highly critical of Marx?
मार्क्स को किस वर्क में इसने क्रिटिसाइज किया था? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, द मिरर ऑफ प्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट, द कंज्यूमर सोसाइटी, द सेडक्शन थ्योरी। मिरर ऑफ प्रोडक्शन इज द फेमस वर्क, ये आपका आंसर है, जहां पे ही क्रिटिसाइज मार्क्स। लेट्स सी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है, आप यहाँ नोट कर सकते हैं। मिरर ऑफ प्रोडक्शन 1973 की बुक है, एंड ये प्रॉपर क्रिटिसिज्म है मार्क्सिज्म का। 1973 की बुक है, इट इज इन 1973 बुक, प्रॉपर क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिज्म। एंड व्हाट इज सेडक्शन थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म, कंज्यूमर सोसाइटी रिलेशंस, ये आपको पढ़ना है पेपर में। नेक्स्ट, ये बहुत प्यारी स्टोरी है, कैडमन्स हिम। He was a shepherd actually. Cadman's hymn considered to be the oldest record literary text, a song sung by a cowherder. Yes, ये खुद था कैडमन। बीड ने कहा था, बीड ने बताया था that he was just a cowherder who got blessed by God and became a singer. कौन सी लैंग्वेज है? तो यहाँ पे देखो दो ऑप्शन हो सकते हैं, एक हो सकता है लैटिन, एक हो सकता है जर्मैनिक। मैंने इसको चेक किया तो जर्मैनिक लैंग्वेज के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये वेस्ट सेक्शन एरिया से था। ही वॉज फ्रॉम वेस्ट सेक्शन एरिया, सो द राइट आंसर इज जर्मैनिक अलिटरेटिव वर्ड्स, ये इस लैंग्वेज में है। इसके बाद द नेक्स्ट वन वी हैव एज बेओवुल्फ। क्लास में पढ़ाया है मैंने, ऑल माई स्टूडेंट्स जिन्होंने बेओवुल्फ पढ़ा, आपको कहानी भी सुनाई थी मैंने। आई टोल्ड यू द रेफरेंस ऑल्सो, बेओवुल्फ आपको प्रॉपर पढ़ाया था। दे आर आस्किंग कि जो ग्रेंडल है, ग्रेंडल मॉन्स्टर जिसे साउंड से प्रॉब्लम है, इसकी कान में दर्द होता है, ये किसका डिसेंडेंट है, किसका बच्चा है, किसकी जनरेशन का बच्चा है? केन। अब केन कौन है? केन एडम और इव का फर्स्ट बेटा है, बड़ा बेटा। एडम एंड इव का बड़ा बेटा है। एबल कौन है? यंगर सन, ये छोटा बेटा है। और दोनों किसान है, बट केन जो है वो एबल से चिढ़ता है, क्योंकि गॉड जो है एबल को ज्यादा वेटेज देता है। केन एबल को मार देता है, यानी कि फर्स्ट मर्डर की हिस्ट्री है। तो ये आपको यहां पे पॉइंट याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देयर इज अ स्पेस डॉट 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 इज अ कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। कॉन्टैक्ट लैंग्वेज है दैट डेवलप्ड फॉर सम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए लैंग्वेज बनती है। बिजनेस अमंग ग्रुप ऑफ पीपल who do not know each other language. राइट आंसर है पेडगिन। दो आंसर हो सकते थे, क्रियोल भी हो सकता था, ये एकदम नहीं होगा, ये गलत आंसर है, ये एकदम गलत आंसर है। इन दोनों में से पेडगिन इज द परफेक्ट आंसर। पेडगिन लैंग्वेज वन के रिलेशन को डेवलप करने के लिए बनता है। लैंग्वेज 2 L2, दिस इज पेडगिन। अगर आपने पेडगिन, क्रियोल, आइडियोलेक्ट, सोशियोलेक्ट, हिस्टोरियोलेक्ट, कंप्यूटेशनल लेक्ट ये सब नहीं पढ़ा हुआ है, तो नेट के हिसाब से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। अगर आपको काल्क वर्ड नहीं पता है, लोन वर्ड्स नहीं पता है, आपको क्यूलिनरी टर्म्स नहीं पता है, इट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। और अगर करना है तो आप आ सकते हैं क्रैश कोर्स में, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब पेपर में आ चुकी हैं, ये पेपर में रिपीटेडली आती रहती हैं, इस वजह से मुझे टिप्स पे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, 1958 टू 1964 ऑडियो लिंग्विलिज्म का क्वेश्चन है। 1958 टू 1964 द गोल्डन एज ऑफ ऑडियो लिंग्विलिज्म इन इंग्लिश लैंग्वेज पेडागॉजी। यार ये घूम फिर के यहां पे आएगा, वर्बल बिहेवियर। देखो व्हेन आई वाज रीडिंग दिस क्वेश्चन, पढ़ते ही आंसर पता था। रीजन पता है क्यों? वाई? क्योंकि ये नहीं क्योंकि बिहेवियर वर्ड है और एफ स्किनर है। आई नो बिहेवियरिज्म कॉन्सेप्ट गिवन बाय एफ स्किनर। अभी मेरे किसी पुराने क्वेश्चन के डिस्कशन में मैंने बोला था कि बिहेवियरिज्म बाय एफ स्किनर, स्टीफन क्रैशन, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये बुक का नाम है वर्बल बिहेवियर। आंसर आपका बी एफ स्किनर है। वर्बल बिहेवियर बुक का नाम है। आई गिव यू द एक्स्ट्रा नॉलेज। वर्बल बिहेवियर बुक है, 1957 में पब्लिश हुई थी। वर्बल बिहेवियर इज द नेम ऑफ द बुक, 1957। ये आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एग्जैक्टली कि बाद में क्या क्या कह रहा है। अभी आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर दे रहा हूं, सो दैट students of Himachal who are waiting for right answer, they can match their answers. Tell me where you live. तुम कहाँ रहते हो? कौन सा सेंटेंस है ये? कैसा है? क्या ये सिंपल है? नहीं, सिंपल तो नहीं है, क्योंकि टेल मी ऑर्डर वेयर यू लिव क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव आ गया है। कॉम्प्लेक्स लग रहा है। कंपाउंड, कंपाउंड में कॉमा आना चाहिए। क्या कॉमा है? नहीं है।
एक्सक्लेमेटरी, कोई इमोशंस यहाँ एक्सक्लेमेशन है नहीं है, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। ये आपका राइट आंसर है 35 का ए, बी, 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36। अब क्वेश्चन नंबर 36 जो है दैट इज अ वेरी टफ क्वेश्चन, ये मुझे भी नहीं आता था। क्वेश्चन नंबर 36 मुझे भी नहीं आता था ये, तो इसके लिए सिंपली मैंने आंसर ढूंढा है और आपको मैं आंसर दे देता हूं। दिस इज बाय जॉर्ज ऑरवेल। ये जस्ट कोटेशन यूज हुआ है। अब ये क्या कहना चाहता है, क्यों पूछा इसने और ऑरवेल ने किस रेफरेंस में लिया, ये अभी मुझे भी डेप्थ में पढ़ना है, बट मैं ये आपको डेफिनेटली पढ़ा दूंगा। तो इसके लिए आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं 2-3 दिन में कि सारी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। ये अभी एक्चुअली मेरे लिए भी अननोन था ये। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला, मर्डर इन द कैथेड्रल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं पुराने, याद करो कितनी बार कहा था, टी.एस. एलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल टिप्स पे कर लो, पोइटिक प्ले है, ब्लैंक वर्स स्टाइल है। अब देखो क्या है, एज अ पोइटिक प्ले, पोइटिक प्रोज हमें पता है पोइटिक है, वी नो पोइटिक है। ब्लैंक वर्स स्टाइल है, 4 टेम्प्टर्स होते हैं, एक बाबा को टेम्प्ट करने आते हैं, बाबा का नाम होता है थॉमस ऑफ बेकेट, कैंटरबरी टेल्स वाला। कितने पार्ट्स में है मुझे पता है, 2 पार्ट्स में है, ठीक है। अब 2 पार्ट्स के बाद क्या होता है, क्या वहां पे कोई विद सरमन है, इंटरल्यूड है, जो सेट है, हाँ सरमन है, प्रोज में है, सेट 1170 में है, 1935 का पब्लिकेशन है। आपका राइट आंसर ये रहा, ये आपका राइट आंसर है। और आंसर बनते भी नहीं है, अगर आपको पोइटिक आंसर पता है तो और आंसर सेट भी नहीं होते, तो यही आपका राइट आंसर है। और ये अभी भी पढ़ लो, इफ यू हैव नॉट रेड पढ़ लो। 4 टेम्प्टर्स, बैकग्राउंड में जो लेडीज रो रही हैं कोरस में, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेट में आ चुका है। डेट भी पूछ सकते हैं, 2 दिसंबर 1170, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डेट। नेक्स्ट देखो, हेनरी जेम्स जो है वो लेंथी नॉवेल से बोर हो गया था और वो कह रहा था कि जो लेंथी नॉवेल्स हैं वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहे हैं। ही सेड लार्ज लूज बैगी मॉन्स्टर्स, नॉवेल्स के लिए बोला था इसने, 19th सेंचुरी नॉवेल्स के लिए। प्राइमरली इसने क्रिटिसाइज किया था लियो टॉल्स्टॉय को, प्राइमरली ही क्रिटिसाइज लियो टॉल्स्टॉय। चेक कर लेना दोस्तों, थोड़ा हेल्थ खराब है इसलिए अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा हूँ, ताकत से नहीं पढ़ा पा रहा हूँ दोस्तों। और ऑनलाइन बैच के स्टूडेंट्स, ऑफलाइन बैच के बच्चे जो पढ़ चुके हैं पहले, याद करो कितनी बार कहा था, जोसेफ हेलर, पोस्ट मॉडर्न, कैच 22 पढ़ के जाना। स्क्वाड्रन 256 की स्टोरी है, कैच 22 एक फ्रेज बन चुका है। ओपनिंग लाइन, इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट, इट वॉज अ लव एट फर्स्ट साइट, कुछ भी पेपर में आ सकता है। तो अब देखो क्या है, इन्होंने क्या है, इसका जॉनरा बताओ क्या कैसा है ये। रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, गॉथिक नॉवेल नहीं है, ग्रीक ट्रेजेडी एकदम नहीं है, डार्क कॉमेडी है, सटायर है, डिस्टोपियन वर्क है, सटायर डिस्टोपिया। और डिस्टोपियन वर्क की एक खास बात होती है, वो डार्क कॉमेडी होता है। ये आपका डायरेक्ट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, आई लव दिस क्वेश्चन, मजा आ गया था ये क्वेश्चन देख के, मेरी सिचुएशन जो है हंसी वाली अच्छी हो गई थी। कौन सा नाम नॉट एसोसिएटेड विद व्हाइट टाइगर? द व्हाइट टाइगर टैक्सी ड्राइवर, नेटफ्लिक्स पे सीरीज आ गई है, 2008 बुकर अवॉर्डी बलराम हलवाई। कितने लोगों को याद है कि विनीत सर ने रिपीटेडली कहा था बुकर अवॉर्डी पढ़ो, अरविंद अडिगा पढ़ो, व्हाइट टाइगर पढ़ो, पिंकी मैडम पढ़ो, अशोक पढ़ो। पिंकी मैडम सेज गुड़गांव इज द न्यू अमेरिका। बलराम हलवाई पढ़ो, लक्ष्मणगढ़ पढ़ो। क्यों कहता है पास्ट इज डार्कनेस, आई एम टुमारो, क्यों बोलता है वो? अब क्वेश्चन देखो, कौन सा नाम एसोसिएटेड नहीं है? राइट आंसर मुकेश। क्यों? मुन्ना इज निक नेम ऑफ बलराम हलवाई, तो बलराम हलवाई मेन हीरो है, इज द मेन हीरो। मुन्ना उसका बचपन का नाम है, और जब वो भाग जाता है कलकत्ता तो वहां पे अपना नाम रखता है अशोक शर्मा। तो ये तीनों नाम इसके ही हैं, तो राइट आंसर क्या है? मुकेश। मुकेश नहीं है, ये आपका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 फ्री का क्वेश्चन है। किसी ने भी मेरा कल्चर स्टडी का कोई लेक्चर अटेंड किया हो, फ्री वीडियो देखा हो, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर CCCS, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चर स्टडीज, रिचर्ड हॉगर्ट। इसके बाद स्टुअर्ट हॉल आएगा।
पहले ये फिर ये, स्टुअर्ट हॉल। फ्री का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है कल्चर स्टडीज का। और अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो आप नेट एग्जाम के हिसाब से दोस्तों तैयार नहीं हो, फिर आपको अभी भी तैयारी करनी ही पड़ेगी। और मैं आपके सामने फैक्ट्स रख रख के बोल रहा हूं। आप में से कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर आप तो बोलोगे क्रैश कोर्स के लिए। भाई देखो हमारा काम है पढ़ाना, तो हमें है ही, चाहे 100 बच्चे बैठे चाहे 1000 बैठे, काम तो है ही, पढ़ाएंगे तो है ही। सिर्फ आप अपने आप को चेक करो कि क्या ये सच में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर सच में नहीं आ रहा और ऐसे क्वेश्चन जो जरूर आने चाहिए, देन यू आर गॉन। हाँ भाई, ऑल द ओल्ड ऑनलाइन बैच स्टूडेंट, ऑफलाइन बैच स्टूडेंट, हेनरी हॉवर्ड पता है ना कौन है? द अर्ल ऑफ सरे। क्या इन्वेंट किया था? रैपिड फायर में पूछता हूं ना मैं आपसे, क्या इन्वेंट किया था? ब्लैंक वर्स। हेनरी हॉवर्ड, अर्ल ऑफ सरे, इन्वेंटेड ब्लैंक वर्स एंड ही ट्रांसलेटेड एनीड, वर्जिल्स एनीड इन ब्लैंक वर्स। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है क्लास के अंदर, आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए ये। इसीलिए मैं कहता हूं मेमोरी पे काम करो, जितना आपको याद होगा उतना आपको सही से आएगा। नेक्स्ट वन, ये अननोन क्वेश्चन था, ये मुझे भी नहीं आता था, दैट वाज टोटली अननोन क्वेश्चन। पुलिट्जर प्राइज है एंड दैट पुलिट्जर प्राइज एलिजाबेथ कॉलबर्ट। सो ऑब्वियसली मुझे भी नहीं आता था, मैंने गूगल किया है। द गूगल आंसर इज द सिक्स्थ सेंस। इनसे रिलेटेड मेरे पास सारी डिटेल्स हैं। शी टॉक्ड अबाउट द फिफ्थ एक्सटिंक्शन, नाउ शी इज थिंकिंग अबाउट द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। सो ये जो फेमस बुक है, दिस इज द फेमस वर्क, इट इज साइंस नॉन फिक्शन। ये नॉर्मल नॉन फिक्शन नहीं है, ये साइंस नॉन फिक्शन है। इसकी सारी डिटेल्स आई विश मैं आपको प्रोवाइड कर सकता अभी, लेकिन मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता सेशन को, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, खुद ढूंढ के पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 44। ये कोटेशन पूछा गया था एंड दैट वाज अ टफ क्वेश्चन। दिस इज द फेमस लाइन, सी एज आई हैव रेड शेक्सपियर अ लॉट, तो मैं पहचान गया ये लाइंस वगैरह, सेप्टर डाइजल वगैरह, द रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, जहां पे वो बात कर रहे हैं, तो मैं तो पहचान गया दैट ओके दिस इज फ्रॉम रिचर्ड टू। बट टेक्निकली रिचर्ड टू इज नॉट प्रेस्क्राइब्ड इन मेनी सिलेबस। बहुत से लोगों के सिलेबस में है ही नहीं रिचर्ड टू। और अचानक से अगर ये पूछेंगे कि 2 लाइन कहीं से भी उठा के बता दो, तो मुझे पता है आसानी से स्टूडेंट नहीं बता सकता, तो टेक्निकली आपके मार्क्स शायद कट गए हों, बट इसका आंसर रिचर्ड टू है। तो आप इसको यहां चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, थोड़ा सा मैंने स्पीड पकड़ी है जल्दी करवाने के लिए। Who should beware the ides of March? ऑनलाइन बैच स्टूडेंट्स, ऑफलाइन बैच स्टूडेंट्स, जूलियस सीजर चेक करो। जूलियस सीजर में मैंने आपको कहा था, उसकी वाइफ कैलिफोर्निया बोलती है मत जाओ, डोंट गो टुडे, फिर भी वो जा रहा है। एक सूदसेयर आता है और आके बोलता है बिवेयर ऑफ आइड्स ऑफ मार्च। आइड्स ऑफ मार्च 15 मार्च की डेट को बोलते हैं, एक सेलिब्रेशन होता था सीजर बुक के अंदर। हु शुड बिवेयर द आइड ऑफ मार्च? सीजर। सीजर को कहता है कि बच के रहना बाबा, इस चीज से बच के रहना। तो डायरेक्ट आंसर है, ये संस्कृत का है, नॉर्मली लोग नहीं पढ़ते हैं, इतना स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। तो आप देख सकते हो, मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त। ये चंद्रगुप्त की कहानी है, चंद्रगुप्त एंड चाणक्य, कौटिल्य, चंद्रगुप्त एंड कौटिल्य का स्टोरी है। हाउ चंद्रगुप्त बिकेम अ वॉरियर, अ किंग। चंद्रगुप्त एंड कौटिल्य, मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाखा दत्त। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। Who said all the arts are brothers? ये फेमस कोटेशन है वोल्टेयर का। ये वोल्टेयर का फेमस कोटेशन है। ये नॉर्मली किसी को नहीं पता होता, किसी सिलेबस में नहीं है। मैं चूंकि काफी समय से पढ़ रहा हूं तो मुझे ये पता था। स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है, आपके अगर मार्क्स कटे हैं तो टेंशन मत लो। ये नॉर्मली 90% स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, एवं ये क्वेश्चन उठा के डाल दिया है। हाँ, रही बात सर कहाँ से पढ़े, आर्ट और एस्थेटिक्स में कितने कोटेशन पढ़ोगे? प्रैक्टिकली पॉसिबल भी तो नहीं है कि चलो आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स पढ़ते रहो। तो टेक्निकली इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो इस क्वेश्चन को आप जाने दो। इसके बाद दिस वन, ये आपका मीडिया थ्योरी का क्वेश्चन है। जो हरियाणा के बच्चे से देख रहे हैं, आपकी HPSC में मीडिया थ्योरी है, तो आपके मीडिया थ्योरी का एक क्वेश्चन है, द मीडियम इज द मैसेज। से द मीडियम इज द मैसेज इज रिलेटेड टू मीडिया थ्योरी, मार्शल मैकलम। इसका रेफरेंस है ये क्वेश्चन नंबर 48। मैं आपको देखता हूं एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड मेरे पास क्या है।
यहां पे आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, द मीडिया थ्योरी. ओके, नो इट्स नॉट 48, द नंबर इज डिफरेंट. दिस इज अंडरस्टैंडिंग मीडिया 1964. अंडरस्टैंडिंग मीडिया, अंडरस्टैंडिंग मीडिया. शायद कुछ नंबरिंग में गड़बड़ हुई है. अंडरस्टैंडिंग मीडिया इज द बुक 1994. अंडरस्टैंडिंग मीडिया. टाइपिंग मिस्टेक से क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो गए शायद, नंबरिंग ऊपर नीचे हुई है. सी, विच और हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद कल्चरल स्टडीज अप्रोच. कल्चरल स्टडीज से कौन नहीं कनेक्टेड है? हॉवर्ड तो मेंबर था, ही वाज द एडिटर. रेमंड विलियम्स के बिना कल्चर स्टडीज नहीं है. लुइस एल्थुसर आइडियोलॉजिकल स्टेट, स्ट्रक्चरलिस्ट भी है, मार्क्सिस्ट भी है और कल्चर स्टडीज से भी रिलेटेड है, कल्चरल थ्योरिस्ट है. ये आदमी पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर है. ही इज द मेंबर रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस. सो आई क्रॉस चेक दिस मैन कि कहीं ये तो आंसर नहीं है, तो यही आंसर है आपका. ही इज अ पॉलिटिकल साइंस पर्सन हु इज नॉट एसोसिएटेड, बाकी एसोसिएटेड है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, which of these theories contemporary theory of popular culture, इनमें से कौन सी कंटेम्प्रेरी थ्योरी पॉपुलर कल्चर थ्योरी नहीं है? यहां पे दोस्तों देखो 4 थ्योरी है. एक्टर नेटवर्क थ्योरी है, एक्टर नेटवर्क थ्योरी मीडिया थ्योरी का पार्ट है. स्ट्रिंग थ्योरी, थिंक थ्योरी, रबिश थ्योरी. स्ट्रिंग थ्योरी फिजिक्स से रिलेटेड है, ये आपका राइट आंसर है. एक बार हम क्वेश्चन 50 पे रोक लेते हैं ताकि यहाँ पे मेरे लिए भी एक मार्किंग हो जाएगी कि मैंने 50 करवाए हैं. नेक्स्ट 50 में मैं पूरी एनर्जी डाल दूंगा, साथ में आपको एक मौका मिल जाएगा क्वेश्चन आंसर करने का. सो दोस्तों, इन बिटवीन बिफोर आई टेक योर लीव, 2-3 चीज़ें आपसे रिक्वेस्ट करूंगा. नंबर 1, एक तो चैनल को सब्सक्राइब करना. अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि यार यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है एंड विनीत सर इज पुटिंग एफर्ट्स, तो आपके सामने सब्सक्राइब बटन होगा. लगभग 400 से 500 स्टूडेंट्स पर डे सब्सक्राइब करते हैं, वो आपका प्यार है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. साथ में जो बच्चे अभी भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए. क्रैश कोर्स में आपको अब यही सब पढ़ाएंगे, जो अननोन टॉपिक्स है ना, जो किसी को नहीं आते हैं, हम उन्हीं को फोकस करेंगे. कन्वेंशनल टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, कैप्सूल कंटेंट पढ़ाया जाएगा. हम कैप्सूल कंटेंट में जैसे क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल टॉपिक लेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी, तो 30 मिनट्स में 5 या जो 6 लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरीज हैं, कौन किसके पीछे है, किसने क्या किया है, पूरी डिटेल पढ़ा देंगे. फिर हम पढ़ेंगे लैंग्वेज पैराडॉक्स बाय क्लिंथ ब्रूक्स, पूरी थ्योरी पढ़ा देंगे. कैप्सूल कंटेंट्स में वो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जो पेपर में बार बार आते हैं. जैसे आपने अभी यहाँ पे देखा कि MLA फॉर्मेट क्या है, एक लेक्चर में इस तरह के 12-13 फॉर्मेट्स एक साथ पढ़ा दिए जाएंगे ताकि एग्जाम को एज इट इज हिट करो, सीधा हिट करो, कोई टाइम वेस्ट ना हो. तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. क्रैश कोर्स आज से स्टार्ट हो जाएगा. अगर आप आज भी ज्वाइन करते हैं तो आप कल या परसों तक अगर ऐड होते हैं तो घबराने की बात नहीं है, पुराने लेक्चर्स मिलेंगे प्लस अर्ली मॉर्निंग क्लास 3 AM क्लास, जिसे हम 3 AM क्लब भी कहते हैं, 3 AM क्लास, ये आपको इसकी मेंबरशिप मिलेगी. 4000 आपकी फीस है. आपको अप्रोक्स 55 दिन क्लास मिलेगी और आपको इस नंबर पे गूगल पे करना है. आप चाहो तो डायरेक्ट गूगल पे करके सेम नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दो, ये ऑथेंटिक नंबर है, आप यहीं से ऐड हो जाओगे. दिस इज ऑथेंटिक नंबर 8587035827. गूगल पे 4000, व्हाट्सएप कर दो इसी नंबर पे, आपको ग्रुप में क्लासेस में ऐड किया जाएगा. आपको अर्ली मॉर्निंग क्लासेस भी मिलेंगी और हाई लेवल लेक्चर्स भी मिलेंगे. ये 50 दिन 55 दिन जिंदगी बदल देंगे. और मुझे भी पता है कि इस 50 दिन में मुझे वो पढ़ाना है जो पेपर में आता है. फिलॉसफी नहीं पढ़ानी है, कहानियां नहीं पढ़ानी है, सीधा क्या करना है, वी हैव टू हिट द बुल्स आई. विद दिस मैसेज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस. थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग विद माई वायरल कंडीशन. लेकिन जैसे ही तबीयत ठीक होगी दोस्तों, जान डाल दूंगा बाकी सारे पेपर सॉल्यूशंस में. थैंक यू सो मच.